हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैं हूं आपका अपना मुकेश सर। और डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर विद्युत चुंबकीय तरंगों का लास्ट पार्ट। ठीक है, आज के क्लास में हम पढ़ेंगे क्या चीज़? विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्पेक्ट्रम। ठीक है, टेंशन मत लेना, जितने भी पराबैंगनी, गामा किरणें, दृश्य किरणें, सबको मैं इतना अच्छा से समझाऊंगा आपको। उसका जो आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य, सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं बच्चे यहीं पे, कैसे याद करें। मेरे पास है भैया, उसके लिए चिंता मत करो, बैठा हूँ मैं, खड़ा हूँ मैं, ठीक है मैं करा दूंगा एकदम इजी तरीके से। ठीक है, और इसका आता है डियर स्टूडेंट उपयोग, कहाँ से उत्पन्न हुआ, ये जरूरी है। ठीक है, तो वो सब हम आज करने वाले हैं, समझाऊंगा आपको अभी अच्छे से, लेकिन थोड़ा सा इसका ट्रेलर दिखा देता हूँ। ठीक है तो आपको क्या करना है, इसका मुख्य चीज मैं बता दी ना। एक तो तरंग दैर्घ्य है, क्या है? तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य। और दूसरा है डियर स्टूडेंट इसकी आवृत्ति, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो ये जो होता है वो हर्ज में, किस चीज में? हर्ज में, और ये होता है मीटर में। आप यहीं पे छोटा सा लिख दीजिएगा, हर्ज एंड मीटर में। मैं लिख रहा हूँ, ट्रिक है ये, छोटा सा ट्रिक नहीं है ये, एकदम 100% वर्किंग है। ठीक है, क्या करना है? 10 to the power 23 और 10 to the power -14, यहां से आपको लिखते हुए आना है। कहां तक? देखिए, 10 to the power 22 कम करना है इसको, 10 to the power माइनस इसको बढ़ाना है, कितना? 13, 10 to the power 21, 10 to the power -12, 10 to the power 20, 10 to the power -11, 10 to the power -10, 10 to the power -9, 10 to the power -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, जिसको हम 1 भी लिख सकते हैं, 10 to the power 1, 10 to the power 2 एंड 10 to the power 3। यहां तक आपको लिखना है पूरा, समझ में आ रहा है? सिमिलरली इधर भी इसको क्या करते जाइए, कम करते जाइए। 10 to the power कितना हो गया? 20। थोड़ा देख लीजिएगा, ये सीधा होना चाहिए। ठीक है, 10 to the power, क्योंकि आपका कॉपी रहेगा, कॉपी में तो लाइन से रहता है, यहाँ पे मेरे पास बोर्ड है तो मुझे थोड़ा सा इक्वेट लिखना पड़ रहा है। ठीक है, 10 to the power 20, 10 to the power 19, 18, 17, 16, 15, 14, 12, 13, 12, 8, 12, 11, 10, 9, 7, 8, 7। आई थिंक फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं, उसको मैनेज कर लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए डियर स्टूडेंट, इधर देखते रहिएगा। आपको क्या करना पता है? बेंड हो गया 5 का सेट पहले तैयार करो, यहां से करना है, यहां से काउंटिंग करना है 5, 1 2 3 4 5। आइए 5 तक आ गए सर, यहां से 5 तक काउंटिंग कीजिए, 1 2 3 4 5, यहां तक आइए। ठीक है, ये जो फर्स्ट आपको 5 दिख रहा है, दैट इज अ गामाज रेज। ठीक है, ये कौन सी किरणें हैं? गामा किरणें हैं। टेंशन मत लो, इन सब के आविष्कारक 1 मार्क्स क्वेश्चन में बहुत पूछता है डियर स्टूडेंट। ठीक है, और इनका आविष्कारक भी आपको पता होना चाहिए। अगर पूछ दिया जाता है कि दृश्य तरंगे क्या है, तो आप सिर्फ दृश्य तरंगे कैसे बताओगे कि वह तरंगे जो हमको दिखाई देती है, या सूर्य से आने वाली तरंगे दृश्य तरंगे है, ऐसे बताओगे? नहीं, आपको बताना पड़ेगा उसका आविष्कारक कौन है, तो न्यूटन। ठीक है, उसको पता है, न्यूटन ने लगाया था, तो उसी वही आविष्कारक है। उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, उसका तरंग दैर्घ्य कितना होता है, उसका उपयोग क्या है, इतना बताना पड़ता है। समझ में आ रहा है? तो इधर देखिए 5 हो गया। 5 के बाद आप यहीं से फिर से काउंटिंग चालू करेंगे, यहीं से 3 ठो, कितना? 3, 1 2 3, यहाँ तक आइए। तो यहीं से काउंटिंग स्टार्ट करिए, कहाँ से? यहीं से 1 2 3, यहाँ तक आ गए। 3 के बाद 5 3 हो गया, एक को छोड़ दो, मतलब ये वाला छोड़ दीजिए, ये जो गैप दिख रहा है ना, इस गैप को छोड़ दीजिए, यहाँ से प्रारंभ कीजिए, यहाँ से इस गैप को छोड़ दीजिए। अब फिर से क्या करना है? 5 करना है, 5 3 फिर 5, तो 5 आइए, 1 2 3 4 5 यहाँ तक, और ये हो जाएगा हम लोगों का
5, 1 2 3 4 5, ये बताया ना थोड़ा सा अप डाउन हो गया है, ठीक है, कोई बात नहीं, चल जाएगा, समझ में आ रहा है आपको। 5 5 3 5 4, 5 3 5 4, 5 3 5 4, तो 4 का सेट बनाइए यहीं से, 1 2 3 4, 4, ये देखिए 4, ठीक है, 1 2 3 4, यहाँ तक आ जाएगा, सॉरी यहाँ तक आ जाएगा, ये यहाँ तक 4 हो गया। अब आपको क्या करना है, 5 का सेट बनाना है। 10 टू द पावर 4 ले जाइए और इसको ले जाते हैं 10 टू द पावर 5 का, 1 2 3 4 5, 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 4। ये कंपलसरी नहीं है, मैं बताऊंगा आपको ये क्या रीज़न है, क्या कंपलसरी नहीं है वो भी बता देता हूँ। 6, अगर आपको दिख रहा होगा तो अच्छी बात है, नहीं दिख रहा होगा तो कोई टेंशन मत लेना इस चीज़ का। 6 तक, तो ये गामा किरणें हैं, इसको बोलते हैं डियर स्टूडेंट हम लोग, गामा किरणों के बाद आता है एक्स रेज। क्या आता है, एक्स रेज, एक्स किरणें, एक्स किरणें। और ये जो एक लाइन दिख रहा है, यही इसी एक लाइन के बीच में, मैं बताऊंगा अच्छे से बताऊंगा, ठीक है, यही इस एक लाइन के बीच में रहता है हमारा क्या क्या रहता है बता दीजिए, पराबैंगनी। क्या रहता है, पराबैंगनी। और दृश्य, दृश्य यहां पे रहता है डियर स्टूडेंट। और ये जो दिख रहा है आपको, ये किरण है हमारा, ठीक है, ये किरण जो रहता है वो रहता है अवरक्त। क्या चीज, अवरक्त किरणें, ठीक है। इसके बाद अवरक्त के पश्चात यहां हमारा आ जाता है कौन सा, 2 ठो बच गया, एक होता है दीर्घ रेडियो तरंगे, दीर्घ रेडियो तरंगे, इसको हम लोग बोलते हैं दीर्घ रेडियो तरंगे, ठीक है, रेडियो तरंगे। और ये है हमारा क्या चीज, लघु रेडियो तरंगे, रेडियो तरंगे। एकदम इजी तरीके से बताऊंगा, टेंशन मत लो आप, इसका आविष्कार क्या ट्रिक है मेरे पास, चिंता ना करें। एक चीज, दूसरा कैसे इसकी आवृत्ति और कैसे इसके तरंगधारी को लिखना है वो ही बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आप इधर सुनिए क्या होता है, व्हाट इज अ स्पेक्ट्रम। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, तो स्पेक्ट्रम मतलब होता है वर्णक्रम, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, वर्णक्रम बोलते हैं। इंद्रधनुष क्या है, दैट इज अ वर्णक्रम स्पेक्ट्रम ऑफ 7 कलर्स, स्पेक्ट्रम है, बैजानिह पिनाला, ठीक है। उसी प्रकार डियर स्टूडेंट जो कि दृश्य तरंग में आता है, 7 के 7 रंग किस में आते हैं, दृश्य तरंग के अंतर्गत आते हैं। तो स्पेक्ट्रम जो होता है वो रंगों का समूह होता है, रंगों का समूह। यहां पे स्पेक्ट्रम क्या है, तो यह है आपके तरंगों का समूह, जिसे उसके आवृत्ति के आधार पर लिखा गया है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों को उसके आवृत्ति के आधार पर एक समूह तैयार करने पर, लिखने पर जो रंगों का समूह प्राप्त होता है, सॉरी तरंगों का समूह प्राप्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसकी गुण विशेषता क्या क्या होती है डियर स्टूडेंट, तो फर्स्ट ये सुनिए, लगभग सभी रेडियो तरंगों की सामान्य जो गुण होती है वो एक समान होती है, किंतु इसकी आवृत्ति में भिन्नता के कारण इसकी कुछ निजी गुण हम देखेंगे, जिसको निजी गुण भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार इसकी जो सेकंड प्रॉपर्टी है दैट इज यह है कि सभी नहीं, सभी, एक काम करिए, ये सुनिए, दूसरा लिखिए क्या, कि विद्युत चुंबकीय तरंगों में कोई स्पष्ट विभाजन नहीं रहता। वास्तव में ये तरंगे एक दूसरे पर अतिव्यापित रहते हैं, जैसे कि आप देखे होंगे, सिंपल चीज, रैम्बो देखे हैं, इंद्रधनुष। मुझे ये बता दो भाई, कितने लोग आज तक इंद्रधनुष में 7 रंग देखे हैं ईमानदारी के साथ, नहीं दिखता, देखना कभी कभी देखे होंगे नेचुरल तब, ठीक है। वहाँ हमको मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 कलर दिखेंगे या 3 कलर ही दिखते हैं, ठीक है। वे एक दूसरे में क्या होते हैं, एक्चुअल में क्या होते हैं, एक दूसरे में ओवरलैप्ड होते हैं, मतलब ओवरलैपिंग, ठीक है। जिसकी सपोज ये लाल रंग है, ठीक है, बैजहनी पिनाला है, बैगनी है, बैगनी से चालू होता है, निह पिनाला, ठीक है, जामुनी। तो आप पता है बैगनी कब जामुनी रंग में बदलेगा आपको पता नहीं चलेगा, पता नहीं चलेगा। उनमें कोई स्पष्ट विभाजन नहीं रहता कि नहीं यहाँ तक बैगनी है, फिर उसके बाद यहाँ तक क्या चीज़ है, जामुनी है, वैसा नहीं रहता है। बैगनी धीरे धीरे कब जामुनी में बदलेगा पता नहीं चलेगा, और वह जामुनी कब नीला में बदलेगा
उसका कोई स्पष्ट रेखा नहीं होता। तो इसी प्रकार इन सभी जो आपको तरंगदैर्घ्य दिख रहा है एक्चुअल में इनमें कोई स्पष्ट आवृत्ति या तरंगदैर्घ्य नहीं होता है कि इतना तक ही जो है किरणें गामा किरणें हैं, ऐसा कुछ नहीं है, अतिव्याप्त रहते हैं। तीसरा, इनका विभाजन इनके उत्पन्न जहां से उत्पन्न होते हैं स्रोत उसके आधार पर किया जा सकता है। समझ में आ गया? बढ़ती हुई तरंगदैर्घ्य एवं घटती हुई आवृत्ति, ऊपर चलेंगे तो आवृत्ति घटेगी, ठीक है। 10⁴ मीटर आवृत्ति है और ये बढ़ रही है और ये क्या हो रही, घट रही है। तो बढ़ते हुए आवृत्ति एवं घटती हुई तरंगदैर्घ्य के आधार पर इनका जो क्रम है वो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले क्या डियर स्टूडेंट, आप लोग लिख लेंगे दीर्घ रेडियो तरंगे, दीर्घ रेडियो तरंगे। फिर लिख लेंगे आप लोग लघु रेडियो तरंगे, अवरक्त रेडियो तरंगे, पराबैंगनी रेडियो तरंगे, एक्स रेस एंड गामा किरणें, ठीक है, गामा रेस। ये है इनका क्रम। अब देखते हैं इनका एक एक करके क्या क्या आपको लिखना रहता है। समझ में आ रहा है? चलिए देखते हैं इनका क्या चीज, आविष्कारक कौन कौन है। आविष्कारक, तो आविष्कारक कौन कौन है भाई, ये देखिए इसका ट्रिक है छोटा सा। क्या, ये देखिए महावीनर रोहित है। इसको महा कर देंगे तो महावीनर, महावीनर जीतने वाला, महान जीतने वाला कौन है, रोहित है ये। लेकिन एक्चुअल में क्या है, महावीनर है, रोहित है। कैसे, यहां से चालू करेंगे, ठीक है। दैट इज मार्कोनी, मार्कोनी ऐसे लिखाएगा शायद, मार्कोनी ये। तो सबसे पहले जो दीर्घ रेडियो तरंगे हैं वो उसका आविष्कारक कौन है, मार्कोनी है। इसका जो है आविष्कारक कौन है, मार्कोनी है, ठीक है। इसका आविष्कारक कौन है, मार्कोनी है। आप इसको एक काम करिए, क्रमबद्ध कर दीजिए। कैसे क्रम, इसको मैं एक नंबर दे देता हूं, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो फर्स्ट कौन है, मार्कोनी है। सेकंड मार्कोनी कौन है भैया, मार्कोनी वही वैज्ञानिक है जिसने रेडियो तरंगों को उत्पादन के पश्चात रेडियो तरंगों को अटलांटिका महासागर के उस पार पहुंचाया था, जिसके कारण से आज हम लोग जो है वायरलेस बातें कर पा रहे हैं, ठीक है ना। उसका आविष्कारकर्ता मुख्य रूप से कौन है, मार्कोनी है, ठीक है। जिसके द्वारा मोबाइल फोन यूज कर पा रहे हैं, ये सब संभव हुआ मार्कोनी के जरिए से। अटलांटिक महासागर के पार जो है इन्होंने भेजा था, किस चीज को, विद्युत चुंबकीय तरंगों को। दूसरा आता है ह से आता है डियर स्टूडेंट हर्ज। तो हर्ज ही वो वैज्ञानिक था जिन्होंने, मैं पढ़ाया हूं इसका प्रैक्टिकली, ठीक है, प्रैक्टिकल किया था। प्रयोग के द्वारा विद्युत चुंबकीय तरंगों को किसने उत्पादित किया था, सर्वप्रथम हर्ज ने किया था। मैक्सवेल ने कल्पना किया था, सपना देखा था, साकार किसने किया, हर्ज ने किया, हर्ज ने किया। आगे कौन बढ़ाया, जेसी बोस, जगदीश चंद्र बोस ने, और उसे व्यापक रूप से दुनिया के सामने कौन लेके आया, मार्कोनी, ठीक है। तो दूसरा कौन है, हर्ज है। तो सेकंड नंबर में आ जाता है हमारा कौन सा, इसके लघु रेडियो तरंगों का आविष्कारक कौन है, हर्ज, कौन है, हर्ज, ठीक है। वी से आता है डियर स्टूडेंट विलियम, विलियम ये आता है हमारा तीसरा जो है अवरक्त किरणों का, तो वो है विलियम, विलियमसन, कैनी विलियमसन, ठीक है, न्यूजीलैंड का खिलाड़ी, क्रिकेट खिलाड़ी, नहीं वो नहीं है, कप्तान नहीं है भैया, ये विलियम है। उसके बाद देखिए आगे, न से न्यूटन, न्यूटन, तो न्यूटन कौन है, चौथा नंबर। इसको एकदम कंठस्थ आप लोग रट्टा मार लो, इसको रट्टा नहीं मारना है लेकिन यहाँ पे रिकॉर्ड कर लो। क्या चीज, दृश्य प्रकाश, चौथा नंबर देख लीजिए, क्या है, दृश्य प्रकाश, न्यूटन। ये पूछा ही जाता है भैया। तो न्यूटन ने किसका किया था, दृश्य प्रकाश का आविष्कार किया था, उनके नाम पे रखा गया है, ठीक है, न्यूटन। फिर र से रीटर, डब्ल्यू रीटर, डब्ल्यू को मैं छोड़ दिया हूं, रीटर, आप भी रीटर बस लिखेंगे तो भी समझ में आ जाता है, ठीक है। डब्ल्यू रीटर लिखने की आवश्यकता नहीं है, रीटर लिखेंगे तो भी लिखने समझ में आ जाता है, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, 5वें नंबर पे क्या हो जाएगा, किस चीज़ का, पराबैंगनी का क्या हो जाएगा, रीटर। नेक्स्ट स्टूडेंट, रीटर के पश्चात रो, तो रो से है रोंटजन। क्या है, रोंटजन किसका, एक्स किरणों का, रोंटजन। ठीक है, रोंटजन। 5वां है रो, हो गया, रोहित पूरा इसमें इंक्लूड है, रो से रोहित इसमें इंक्लूड है से है हेनरी बैकरल है से हेनरी बैकरल, किनका, गामा किरणों का, हेनरी बैकरल। 7वां नंबर, 6ठा नंबर। ओके, तो ये है हमारा ट्रिक, और आपको याद करने का एक छोटा सा मैंने फंडा तैयार किया है। ठीक है, और कुछ नहीं, आपके सहयोग के लिए, हेल्प के लिए, और कुछ नहीं है ये। तो यहाँ से आप लिख लीजिएगा, इसमें है आपका छुपा हुआ है, ह में छुपा हुआ है, वी में छुपा हुआ है, रो में छुपा हुआ है, सब इसमें पूरा छुपा हुआ है यहाँ तक। ठीक है, ये इसमें और इसमें, ये हिट जो है ना, हमारे हिटमैन शर्मा, रोहित, ठीक है, उसको बस छोड़ दीजिएगा, बाकी सब में एक एक तो जो है नाम छिपा हुआ है। इतना समझ में आ गया अच्छे से मेरे भाई? ओके ना? सुनिए अब क्या है तरंगदैर्घ्य, जिसके आपको दे दिया कि गामा किरणें क्या है, तो कहां से लिखना प्रारंभ करेंगे? ऐसे विद्युत चुंबकीय तरंगे जिसकी आवृत्ति 10⁻14 मीटर से 10⁻10 मीटर की होती है, एवं तरंगदैर्घ्य 10 ऐसे लिखेंगे क्योंकि बढ़ता क्रम इधर से है ना, और इधर बढ़ता क्रम है, ऊपर से नीचे की ओर बढ़ रहा है और इधर नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रहा है, तो आपको लिखने का तरीका आना चाहिए, आइडिया होना चाहिए। ऐसी विद्युत चुम्बकीय किरणें तरंगे जिसकी आवृत्ति 10⁻14 से 10⁻10 मीटर होती है, एवं तरंगदैर्घ्य 10⁻20 हर्ज से 10⁻23 हर्ज के बीच होती है, उसे क्या कहते हैं? गामा किरणें कहते हैं। इसके आविष्कारक हैं हेनरी बैकरल। समझ में आया? अब क्या लिखना है इसके बाद? आपको लिखना है, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखते जाता हूं, उत्पादन, उपयोग, यूसेस। ठीक है, सुनिए क्या, ये देखो, इसका उत्पादन कहाँ से होता है गामा किरणों का? लिखेंगे आप लोग रेडियो एक्टिव क्षय से। रेडियो एक्टिव क्षय क्या है भैया? रेडियम, यूरेनियम, नेपट्यूनियम, जानते कि नहीं जानते हैं? थोरियम, ये सब रेडियो सक्रिय तत्व है। तो इनसे निरंतर क्या निकलती रहती है? अल्फा बीटा कणें निकलती रहती है, जिसके साथ साथ गामा किरणें भी रिलीज होती है। तो हम इसका उत्पादन कहाँ से करते हैं? रेडियो एक्टिव क्षय से इसका जो है उत्पादन होता है। ठीक है, इसकी विशेष गुण ये होती है डियर स्टूडेंट कि इसकी भेदन क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, और इसकी ये गैसों को आयनित कर देते हैं, गैसों को क्या कर देते हैं? आयोनाइज कर देते हैं। ये इसकी विशेष गुण है। इसका उपयोग होता है, उपयोग कैंसर के इलाज में, दूसरा आप लिख सकते हैं मृत कोशिकाओं को नष्ट करने में, ठीक है। तीसरा लिख सकते हैं नाभिकीय संरचना ज्ञात करने में, समझ में आ गया? दूसरा क्या है हमारा? एक्स किरणें है, एक्स-रे, ठीक है। तो एक्स-रे इसका किसने किया था? रोंटजन ने किया था भाई। तो अब बताना कैसे इसको? इसकी तरंगदैर्घ्य जो होती है 10⁻10 मीटर। और एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, ध्यान दीजिए इधर सब लोग एकदम केयरफुली। 10⁻10 मीटर दैट इज इक्वल टू होता है 1 एंगस्ट्रॉम, और दैट इज इक्वल टू होता है 10 नैनोमीटर। समझ में आ रहा है? इसको रट्टा मार लो। 10⁻10 मीटर बराबर होता है 1 एंगस्ट्रॉम,
और दैट इज इक्वल टू होता है 10 नैनोमीटर। तो आप इसको ये भी बोल सकते हैं 10 की घात ऋण 10 बराबर 1 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 10 की घात ऋण 8 मतलब 100 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। तो 1 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम भी बोल सकते हैं। यह बस इतना याद रखिए 10 की घात ऋण 10 मीटर से लेकर के 10 की घात ऋण 8 मीटर के मध्य इसकी आवृत्ति होती है एवं इनका तरंग दैर्घ्य 10 की घात 20, यहीं से चालू हो रहा है ना, देख लो आप ध्यान से देखिए 10 की घात 20 यहाँ से लिखिए 10 की घात 18 से 10 की घात 20 हर्ट्ज के बीच होती है। इसका आविष्कारक जो है वो कौन है, रोंटजन है, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब इसका उपयोग देखिए, पहला इसका गुण सुन लीजिए, क्या क्या गुण होता है विशेष भैया, सुन लीजिए। पहला नंबर, यह मानव शरीर को प्रतिच्छेदित कर देता है किंतु हड्डियों के द्वारा रोक लिया जाता है, ठीक। दूसरा, गैसों को आयनित कर देता है। तीसरा इसका विशेष गुण ये है कि यह जो है गैसों को आयनित कर देता है, ठीक है। चलिए 2 ही पर्याप्त है। इसका उत्पादन कैसे करते हैं, तो किसी भारी धातु पर इलेक्ट्रॉनों के बमबारी से टकरावा करके, इलेक्ट्रॉन को टकरावा करके, तो भारी धातु पर इलेक्ट्रॉन के टक्कर से इसका उत्पादन किया जाता है। उपयोग क्या है, तो सबको पता है एक्सरे कब कराते हैं, जब हड्डी टूट जाती है, ठीक है। तो चिकित्सा में टूटी हुई हड्डी का पता लगाने के लिए, टूटी हुई हड्डी का पता लगाने के लिए। दूसरा होता है एक विशेष प्रकार के कैंसर जो कि आजकल आम होते जा रहा है, ट्यूमर, ठीक है। तो ट्यूमर के इलाज में, ठीक है। थर्ड है डियर स्टूडेंट, थर्ड जो है वो है जासूसी में। कैसे जासूसी में, कोई बैग में कुछ चीज़ छुपा के ले जा रहा है, ठीक है, तो इसका इलाज उपयोग किया जाता है। चौथा आप ये लिख सकते हैं, शरीर की बॉडी के अंदर किसी सिक्के का, बच्चे लोग सिक्के निकल लेते हैं, या ऐसे कण, ठीक है, कुछ भिन्न कणों का पता लगाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कॉम्प्लिकेटेड चीज़ यहाँ। तो यहाँ 2 चीज़ है, ध्यान से देखिए, फिर मिटा देंगे। यहाँ 2 चीज़ें हैं, पराबैंगनी और दृश्य, और ये दोनों बीच में है 10 की घात 18 और 10 की घात 17 और 10 की घात ऋण 8 एवं 10 की घात ऋण 7। इन दोनों के बीच में हमारा 2 है, 2 जो है किरणें हैं, पराबैंगनी और दृश्य। तो डियर स्टूडेंट, पहली बात कर लेते हैं पराबैंगनी। तो पराबैंगनी किरणों की जो तरंग दैर्घ्य होती है, आवृत्ति मत बताना, तरंग दैर्घ्य बस बता देना इसका। तो तरंग दैर्घ्य जो होती है वो उधर देखिए आप, यह आप आवृत्ति बता दीजिए कहाँ से कहाँ तक होती है। 10⁻⁸, क्या 10⁻⁸ मीटर से 4 × 10⁻⁷ मीटर तक। ये देखिए ऊपर से इन दोनों के बीच में है 10⁸ और 10⁻⁷, लेकिन इसमें कितना है, 4 का मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो मतलब ये बीच में हो जाएगा। यहाँ से लेकर के अगर हम इसको और बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, जैसे कि ये देखिए कैसे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इधर देखिए 10, ये ऐसे कर सकते हो 9 × 10⁻⁷, ठीक है, 10 होगा तो ये हो जाएगा, और 8 × 10⁻⁷, 7 × 10⁻⁷, 6 × 10⁻⁷। याद रखिएगा, इसको छोड़िए, ज़्यादा लंबा हो जाएगा। क्या चीज़, आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए, कितना होता है इसका, 10⁻⁸ मीटर से 4 × 10⁻⁷ मीटर तक, ठीक है। और इसके आविष्कारक कौन थे, रिटर साहब, ठीक है, रिटर। इसका उत्पादन कहाँ से होता है भैया, तो उत्पादन होता है डियर स्टूडेंट विद्युत विसर्जन द्वारा होता है एक। दूसरा इसका उत्पादन होता है लैंपों के द्वारा जरिए से। तीसरा होता है सूर्य से भी इसका जो है उत्पादन होता है। और यही कारण है कि आप सबको पता है कि पराबैंगनी किरणों का रोकता कौन है, हमारा ओजोन परत रोकता है। तो
कहाँ से आता है पराबैंगनी किरणें? सूर्य से भी आती है। समझ में आ रहा है? ये उत्पादन है इसका। इसका जो गुण होता है डियर स्टूडेंट, तो ये फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करती है, गैसों को आयनित कर देती है, एवं विद्युत जो है हमारा ऊष्मीय प्रभाव भी प्रदर्शित करता है। ठीक है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? घी, अंडा, जवाहरात आदि के शुद्धता के जांच में, पहला। दूसरा, खाद्य पदार्थों के परीक्षण में, खाद्य पदार्थों के परीक्षण में, खाद्य पदार्थों के परीक्षण में। तीसरा और लिख सकते हैं, इसका उपयोग कहाँ किया जा सकता है? पराबैंगनी किरणों का उपयोग, हाँ, जीवाणुओं को नष्ट करने में। ठीक है, तो ये 3 उपयोग हो गए। अब बात कर लेते हैं दृश्य का। तो दृश्य तरंगें, इसकी जो है तरंग दैर्घ्य यदि आप पूछेंगे मुझसे, तो इसकी तरंग दैर्घ्य जो होती है 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम के मध्य। ये एक्चुअल में एंगस्ट्रॉम के रूप में ही पूछा जाता है, इसलिए आप इसको ऐसे ही याद रखें। ठीक है। और आवृत्ति की बात करेंगे तो आवृत्ति जो होती है डियर स्टूडेंट, वो होता है हमारा 10⁻⁸ मीटर से 7 × 10⁻⁷ मीटर तक। ठीक है। इसके आविष्कारकर्ता कौन है? न्यूटन है। इसका उत्पादन कहाँ से होता है भैया? सूर्यदेव। ठीक है। दृश्य प्रकाश वहीं से आता है, तभी तो मैं और आप एक दूसरे को देख पाते हैं। ठीक है। और उसके साथ साथ हमारा बल्ब है, लैंप है, लाइट है, इनसे भी क्या होती है? दृश्य प्रकाश उत्पादित होती है। विशेष गुण क्या है कि इसे पुनः 7 रंगों में विभक्त किया गया है। बैजा नीह पिनाला। ठीक है। इन 7 रंगों में विभक्त किया जाता है। बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। ठीक है। 7 कलर में डिवाइड किया गया है। उपयोग क्या है? देखने के लिए, देखने में इसका उपयोग किया जाता है, दृश्यता के लिए आवश्यक है। बात कर लेते हैं अवरक्त किरणों की। अवरक्त किरण, तो अवरक्त किरण का जो है डियर स्टूडेंट, आप सबको देख पा रहे होंगे, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, आवृत्ति होती है, वो 10⁻⁷ मीटर से लेकर के 10⁻³ मीटर होती है। इसका तरंग दैर्घ्य जो होता है वो होता है 10⁻13 हर्ज से लेकर के तरंग दैर्घ्य 10⁻17 हर्ज के बीच होता है। इसका जो वैज्ञानिक है वो है विलियम। ठीक है। कौन है? विलियम, मिस्टर विलियम। इसका उत्पादन कहाँ से होता है? उत्पादन होता है सूर्य से। सूर्य से और गर्म पिंडों से। कहाँ से? गर्म पिंडों से। इसका विशेष गुण ये होता है डियर स्टूडेंट कि ये जो है अत्यंत ही ऊर्जावान तरंग है। इसे जो भी पदार्थ अवशोषित करता है इन तरंगों को, वो शीघ्रता से क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है, हिट हो जाता है। इस कारण इसे हम ऊष्मा तरंग भी कहते हैं। इसका गुण, इसका उपयोग क्या है? इसका उपयोग जो होता है वो होता है, अवरक्त किरणों का उपयोग जो होता है वो आपका किस किस चीज़ में होता है भाई? बता दो मुझे, कोई बता दो यार, हेल्प कर दो। चलिए मैं आपको बताता हूँ। पहला होता है अवरक्त किरणों का उपयोग रात में या धुंध में, फोटोग्राफी में। ठीक है। सेकेंड है डियर स्टूडेंट काय चिकित्सा में। काय चिकित्सा, अभी काय चिकित्सा नहीं है। काय चिकित्सा नहीं, काय चिकित्सा मतलब होता है फिजिकल थेरेपी। ठीक है। फिजिकल थेरेपी में होता है। थर्ड है, आप लिख सकते हैं, तीसरा और लिखा जा सकता है, चलिए 2 ठो सफिशिएंट है। तीसरा है पदार्थों को गर्म करने में, गर्म करने में। एक और बच गया हमारा, नहीं 2 बचा हुआ है, लघु रेडियो तरंगे। तो लघु रेडियो तरंगे वे तरंगे होती है, अभी तो ये सब तो लिखना सबको आ गया होगा। इसके वैज्ञानिक कौन है? मिस्टर हर्ज हैं, सबको पता है। इसका उत्पादन कहाँ से होता है ये सुनिए। इनका उत्पादन होता है डियर स्टूडेंट, लघु रेडियो तरंगों का उत्पादन हम जहाँ से करते हैं वो विशेष प्रकार का होता है मैग्नेट्रॉन ट्यूब से। क्या करेंगे? विशेष प्रकार के
विशेष प्रकार के ट्यूबों द्वारा, जैसे मैग्नेट्रॉन और गन डायोड के द्वारा इसका उत्पादन किया जाता है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? इसका उपयोग जो किया जाता है डियर स्टूडेंट हमारा किस चीज़ का, इसका करते हैं रडार प्रणाली में। रीज़न क्या है? इसकी तरंग दैर्घ्य कम होने के कारण इसकी भेदन क्षमता कम होती है, जिसके कारण इसका उपयोग रडार प्रणाली में किया जाता है। रडार प्रणाली क्या है, मैं जब पढ़ाऊंगा आपको अध्याय नंबर 14-15 जो भी है, 15 नंबर है शायद, संचार युक्तियाँ ऐसा कुछ चैप्टर का नाम है, वहाँ मैं पढ़ाऊंगा रडार क्या है। ठीक है, वो जो है समुद्र में पनडुब्बियों के अंदर लगा रहता है, जो टकरा कर किसी भी पिंड से अगर कुछ सामने अगर और एक जहाज आ रही है तो उससे जो रडार किरणें निकलती रहती है, अर्थात ये लघु रेडियो तरंगें निकलती रहती है, वो टकरा करके वापस आ जाती है। क्यों? क्योंकि उसका तरंग दैर्घ्य कम होता है, जिसके कारण वो विवर्तित हो जाती है और वो वापस जब आती है तो उनको सूचना देती है। तो ये जो है क्या किस में उपयोग होता है? रडार प्रणाली में उपयोग होता है। दूसरा उपयोग कहाँ हो जाता है डियर स्टूडेंट? दूसरा उपयोग हो जाता है माइक्रोवेव ऑन। ये सब सुने हो नाम? मतलब ये होता है कि खाना वगैरह पकाने के लिए, पदार्थों को गर्म करने के लिए, ठीक है, वहाँ जो है हमारा इस चीज़ का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक मुझे याद आ रहा है यार, क्या चीज़, हर्ज जो है कौन सा, अर्थात अवरक्त किरणों का। अवरक्त किरणों का उपयोग हम हरित गृह प्रभाव में भी, हरित गृह में पौधों को गर्म रखने के लिए भी करते हैं। अभी मैं जस्ट इसके बाद पढ़ाऊंगा आपको हरित गृह प्रभाव क्या है, इनको समझाने के बाद। नेक्स्ट हमारा आता है और लास्ट आता है दीर्घ रेडियो तरंगे, जिसका उत्पादन हम मिस्टर मार्कोनी ने किया था। वो लिखना तो सबको आ गया, उम्मीद करता हूँ। इनका उत्पादन किससे किया जाता है? एलसी दोलन से। एलसी दोलन से जा करके देख लीजिएगा, प्रीवियस क्लास, समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, समझाया हूँ कैसे उत्पादन होता है। एलसी दोलन के द्वारा इसका उत्पादन किया जाता है। इसका उपयोग होता है डियर स्टूडेंट, चूंकि इसका तरंग दैर्घ्य बहुत अधिक कम होने के कारण इनका ये शीघ्रता से परिवर्तित हो जाते हैं, जिसके कारण हम इनका उपयोग करते हैं दूर संचार में, रेडियो, टेलीफोन वगैरह 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 में। ठीक है, ये आयन मंडल से विवर्तित होकर के हम तक पहुंच जाती है, तो इनका उपयोग हम करते हैं दूर संचार में। कैसे लागिस? अच्छा है, समझ में आ गया सब कुछ, बढ़िया है। ठीक, वेरी गुड। तो भाई इस प्रकार आप जो है इन सभी विद्युत चुंबकीय तरंगों को रटने के बजाय समझ सकते हैं, और इस प्रकार से आप पूरा जो है लिख सकते हैं। एक एक जानकारी आपको मैं दे दिया। अब एक काम करते हैं, इनके कुछ विशेष देखते हैं, जैसे कि हरित गृह प्रभाव, जो कि बेस्ड है आपके अवरक्त किरण पर, अवरक्त विद्युत चुंबकीय तरंगों पर। हरित गृह प्रभाव क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट। हरित गृह प्रभाव नाम तो सुने ही होंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्लोबल वार्मिंग बहुत चलता है, ट्रेंडिंग में रहता है आजकल। व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट? सुनिए, एकदम सिंपल तरीके से मैं बताता हूँ आपको। होता क्या है, सपोज करो ये हमारी पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी है, और यहाँ कहीं सूर्य है। सूर्य छोटा है, पृथ्वी बड़ा है। जानते हैं कि नहीं जानते हैं? ठीक है, तो यहाँ से डियर स्टूडेंट क्या होती है, हमारी प्रकाश की किरणें आती है, जिसमें अवरक्त किरणें भी आती हैं, पराबैंगनी किरणें आती हैं, दृश्य प्रकाश की किरणें आती हैं। कहाँ आती है? पृथ्वी पर आती है, कुछ इस प्रकार से। वास्तव में ये बहुत लघु तरंग दैर्घ्य के होते हैं। क्या होते हैं? लघु तरंग दैर्घ्य के, लघु तरंग दैर्घ्य के। ठीक है, ये आती हैं और ये पृथ्वी पर आ जाती हैं। पृथ्वी में स्थित, अब पृथ्वी का क्या है, पृथ्वी ऊपर से तो मिट्टी दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, इसका क्रोड लोहा, निकिल जैसे धातुओं का बना हुआ है। पृथ्वी में अब हम लोग जो है विभिन्न प्रकार के एस्फाल्ट यूज कर रहे हैं, डामर, ठीक है, कंक्रीट का यूज कर रहे हैं, लोहे का यूज कर रहे हैं, जिसके कारण क्या हो जा रहा है, पृथ्वी का सतह गर्म हो जाता है। और गर्म होता है तो ये जो लघु तरंगे हैं, लघु तरंग दैर्घ्य की अवरक्त किरणें हैं, ये बदल जाती है दीर्घ तरंग दैर्घ्य की अवरक्त तरंगों में। समझ में आ रहा है? जैसे कि आप सब ने देखा, अवरक्त अभी मैं मिटा दिया हूँ, अवरक्त का जो रेंज था, तरंग दैर्घ्य का जो रेंज था, वो कहाँ से कहाँ तक था। अवरक्त के बाद था दृश्य, और दृश्य का होता है हमारा 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम। होता है कि नहीं होता है?
होता है ना भाई, 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम, 7000 एंगस्ट्रॉम। तो इसमें बहुत बड़ा रेंज है। तो लघु तरंगदैर्घ्य की किरणें आती है, लेकिन गर्म होने के कारण, पृथ्वी की सतह गर्म होने के कारण एवं विभिन्न प्रकार के कंक्रीट के कारण, ठीक है, गर्म हो जाती है, और वो लघु तरंगें किस में कन्वर्ट हो जाती है, दीर्घ तरंगों में कन्वर्ट हो जाती है, दीर्घ तरंगदैर्घ्य में कन्वर्ट हो जाती है। रहता और ही है, लेकिन ये दीर्घ तरंगदैर्घ्य का हो जाता है, जिसके कारण ये पृथ्वी के वायुमंडल में स्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जलवाष्प, बादल आदि के कारण ये तरंगदैर्घ्य उनको पार नहीं कर पाते, और क्या होते हैं, पुनः क्या हो जाते हैं डियर स्टूडेंट, पुनः टकरा करके फिर से पृथ्वी पर ही आ जाते हैं, लौट आते हैं। जिसकी सपोज करो कि इस प्रकार से ये प्रकाश की किरणें आई, ठीक है, ये लघु तरंगे, लघु तरंगदैर्घ्य की है, लघु तरंगदैर्घ्य की है, तरंगदैर्घ्य, ठीक है। और जब ये टकरा करके वापस जब जा रही होती हैं, तो इसके मार्ग में कौन आ जाता है, बता दो मुझे। इसके मार्ग में आ जाता है लाइका, इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड गैस एवं बादल आती है, ठीक है। और ये किस में कन्वर्ट हो गया है, दीर्घ तरंगदैर्घ्य में कन्वर्ट हो गया है, दीर्घ तरंगदैर्घ्य में कन्वर्ट हो गया है। रहने को औरक्त ही है, लेकिन दीर्घ तरंगदैर्घ्य में कन्वर्ट हो गया है। तो ये वापस नहीं लौट पाता है, और फिर से कहाँ जाता है, पृथ्वी पर आ जाती है, और पृथ्वी इसके कारण क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव, ठीक है। तो छोटा सा परिभाषा से लिख सकते हैं कि सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें पृथ्वी की सतह से टकराकर दीर्घ तरंगदैर्घ्य के अवरक्त किरण में बदल जाती है, जो पृथ्वी की सतह को पार, पृथ्वी के वायुमंडल में स्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस एवं जलवाष्पों के द्वारा रोक ली जाती है, जिसके कारण पृथ्वी का गर्म हो जाता है, जिसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। अब ताज्जुब ये लगता है कि इसको ग्रीन हाउस प्रभाव ही क्यों कहा गया, हरित गृह प्रभाव, गृह प्रभाव, पृथ्वी का गर्म होना, हरित गृह, ग्रीन हाउस। भाई हाउस कहाँ से आ गया यार, यहाँ पृथ्वी गर्म हो रहा है, हरित पृथ्वी प्रभाव लिख देते, और हरित क्यों लिखे हो, ग्रीन क्यों लिखे हो, रेड लिख देते, गर्म हो रहा है तो रेड होना चाहिए था, तो रेड हाउस प्रभाव लिख देते, या रेड अर्थ इफेक्ट लिख देते, है कि नहीं। ग्रीन हाउस इफेक्ट है, उसको रेड हाउस इफेक्ट लिख देते, या रेड अर्थ इफेक्ट लिख देते। क्यों ऐसा, तो इसका उपयोग किया जाता है, कैसे उपयोग किया जाता है, खाली मैदान में घास उगाया जाता है, और उस घास में क्या किया जाता है डियर स्टूडेंट, ये देखिए मैं बता रहा हूँ आपको सिंपल तरीका, इसी चीज़ को समझिएगा, इसी चीज़ को समझिएगा। यह है सूर्य, ठीक है, यह है पृथ्वी का मैदान, पृथ्वी पर मैदान, मैं आपको जियोग्राफी नहीं पढ़ा रहा, ठीक है, मैदान, लेकिन थोड़ा समझना जरूरी है। क्या होता है, हम यहाँ क्या उगाते हैं, घास उगाते हैं, घास उगाते हैं, ठीक है। कई स्पेशल क्वालिटी का घास भी आता है, और घास ही नहीं, कई ऐसे हमारे पौधे होते हैं जो बहुत उपयोगी होते हैं, ठीक है। तो उनका उत्पादन, तो इसको क्या किया जाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट हम क्यों कहते हैं, सुनिए। सिंपली क्या किया जाता है, देखो ये घास है, यह कोई पौधा है विशेष प्रकार का, जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, लेकिन उत्पादन उसका नहीं हो पाता। रीज़न क्या है कि उसको टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए, और टेम्परेचर हम उसको दे नहीं पाते, ठीक है। सिर्फ टेम्परेचर का ये मतलब नहीं होता है कि आप गर्मी के दिनों में उसको उगाओ, ये नहीं होता। गर्मी के दिन में पानी भी नहीं रहती, अब बोलोगे बोर से पानी दे दीजिए सर, ठीक है, रात के वक्त आप उसको कहाँ से ताप दोगे आप, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनको निरंतर ताप की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उनको दिन में तो आसानी से उष्मा मिल जाता है, ताप मिल जाता है, लेकिन रात के लिए हम क्या करते हैं, एक कांच के दीवारों वाले घर से घर बना देते हैं, कांच की दीवार वाले घर बना देते हैं। यहीं से आया हाउस, गृह। कैसा गृह? कांच का घर। अब होता क्या है, यहाँ जब अवरक्त किरणें आती है, लघु तरंगदैर्घ्य की अवरक्त किरणें सुबह आती है तो अंदर प्रवेश कर जाती है। रीज़न क्या है? क्योंकि लघु है, तरंगदैर्घ्य कम है उसका, अवरक्त किरणों का प्रवेश कर जाती है। लेकिन कांच के अंदर प्रवेश करने के कारण, कांच के अंदर प्रवेश कर गया, फिर जब ये वापस लौटते रहता है तो इसका तरंगदैर्घ्य क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तरंगदैर्घ्य बढ़ने के कारण डियर स्टूडेंट ये पार नहीं कर पाता और वापस टकरा के कहाँ जाता है? कांच के अंदर ही रह जाता है।
और रात के वक्त यही प्रकाश की किरणों को ये जो घास है वो यूज करता है, क्योंकि वो गर्म रहता है, हीट रहता है। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए इसका नाम पड़ा ग्रीन हाउस, क्योंकि घास रहता है ग्रीन और ये है कांच का हमारा हाउस, तो इस कारण हम इसको बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। समझ में आया? तो ये चीज़ रहा आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट। ओके, एक छोटा सा टॉपिक और कर लेते हैं, और दैट इज विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण। सिर्फ मुखाग्र रूप से 5-7 ठो मैं उसको गुण बता देता हूँ, नहीं बता पाया था प्रीवियस क्लास में। ठीक है, उसके बाद इसका हो जाएगा द एंड, फिर देख लेंगे हम इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन और कुछ जो है तार्किक प्रश्न। ओके स्टूडेंट, तो देखिए विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण। फर्स्ट क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगे, फर्स्ट लिखेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे त्वरित आवेश के द्वारा, त्वरित आवेश या दोलनी गति कर रही आवेश के द्वारा उत्पन्न होती है। पहला, उत्पन्न होती है। दूसरा गुण क्या है? सुनिए, दूसरा गुण क्या है इसका? सुनिए, इधर सुनिए। दूसरा गुण ये लिखेंगे कि ये बनाने का कोई अर्थ नहीं है। विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं तथा यह तरंग संचरण के भी लंबवत होते हैं, अर्थात सभी एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तीसरा लिखना है डियर स्टूडेंट आपको, वो ये लिखना है इनकी यह अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है, अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। रीजन क्या है? क्योंकि इसमें श्रृंगर्त पाया जाता है, इस प्रकार आगे बढ़ता है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगे, तो इस कारण इसमें क्या पाया जाता है? श्रृंग और गर्त पाया जाता है। चौथा आपको लिखना है विद्युत क्षेत्र की आयाम, विद्युत क्षेत्र का आयाम और विद्युत क्षेत्र का आयाम और चुंबकीय क्षेत्र का आयाम का अनुपात प्रकाश के वेग के तुल्य होता है, बराबर होता है। समझ में आ रहा है? पांचवा लिखेंगे इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है। छठवां लिखना है डियर, वो ये लिखना है कि ये विद्युत चुंबकीय तरंगे विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा किसी भी प्रकार का प्रभावित नहीं होता, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का आवेश उपस्थित नहीं होता है। ठीक है, छठवां। सातवां लिखना है आपको वो ये कि विद्युत चुंबकीय तरंगे अपने साथ ऊर्जा का स्थानांतरण करती है। यही कारण है भैया कि ठंड के दिन में, ठीक है, सूर्य से हम क्या लेते हैं? ऊर्जा लेते हैं बाहर बैठ के। ठीक है, ये तो कॉमन सी चीज़ है यार। आठवां लिख दीजिएगा कि विद्युत चुंबकीय तरंगे प्रकाशिक गुण जैसे ध्रुवण, विवर्तन, परावर्तन एवं अपवर्तन के नियमों का पालन करती है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा हो जाता है इस चैप्टर का द वाला एंड। ठीक है, इसका हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लेंगे। तो थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।